डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो कदम कदम पर आपके काम आती हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं मोशन क्या होती है। द प्रॉपर्टी टू चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। व्हाट अबाउट पोजीशन? पोजीशन को ठीक से जानना जरूरी है क्योंकि लेटर दिस पोजीशन इज यूज्ड टू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। सो पोजीशन किसको कहते हैं? सिंपली हम कह सकते हैं या तो ये कोई एड्रेस है, जिसको हम लोकेशन भी कहते हैं। नाउअडेज इट इज वेरी पॉपुलर टर्म लोकेशन। ओके, तो पोजीशन को क्या जानना है, कितना जानना है, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज ये स्ट्रेट रोड है और आप यहाँ पर आए हो, पहली बार आए हो किसी शहर के अंदर, आप यहाँ पर आए हो और यहाँ आने के बाद आपको एक पोजीशन पे जाना है जिसको आप कहते हो पोजीशन ए। ये पोजीशन ए आप किसी से पूछते हो कि कितनी दूर है। आपने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ए फ्रॉम हियर, तो वो आपको बताएगा, जैसे कि आपको बता दिया ये 500 मीटर है, 500 मीटर। इफ यू डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन देन यू मे गो टू रॉन्ग डायरेक्शन ऑल्सो, देयर इज अनदर पोजीशन बी। और अगर आप 500 मीटर इस ओर चले जाओगे तो फिर यहाँ पहुँचोगे। यहाँ जाने के बाद आप पूछोगे कि यहाँ पोजीशन ए कितनी दूर है यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि ये 1 किलोमीटर डिस्टेंट है। तो यहाँ से 500 मीटर था, यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंट हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगी? आप गलत डायरेक्शन में चले गए। इसका मतलब ये है कि कोई भी पोजीशन होती है ना, तो वहाँ तक अप्रोच करने के लिए आपको डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पोजीशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए डायरेक्शन पुट टुगेदर विद अ लेंथ। दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो पोजीशन फिक्स नहीं होती है, फिर पोजीशन अलग अलग हो जाती है। अब ये तो एक लीनियर पाथ पर पोजीशन है। सोचो अगर एक प्लेन में देखें तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस हो सकती हैं प्लेन पर। तो क्योंकि अगर आप इस प्लेन की बात करो तो यहाँ से 500 मीटर का, अगर इसी स्केल के हिसाब से देखें तो 500 मीटर का डिस्टेंस है, इस पर कितनी पोजीशंस हो सकती है? एक पूरा का पूरा सर्कल बना सकते हो आप 500 मीटर का। इसका सारा का सारा लोकस 500 मीटर डिस्टेंट है यहाँ से। अगर ये ओ है तो फिर ये अलग अलग पोजीशंस है। कितनी पोजीशंस है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस पॉसिबल है यहाँ पर। तो हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लेंथ को ही सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इट इज सफिशिएंट टू फिक्स अ पोजीशन, लेंथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट डायरेक्शन मैक्स अ बिग डिफरेंस। बात करेंगे डिस्टेंस की, जो कि आप बहुत अच्छे से समझते हो। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज टोटल लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया है तो वो किस पाथ पर चल के गया है, उस पाथ का टोटल लेंथ डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डायरेक्शन में मेजरमेंट हुआ है। डायरेक्शन का नॉलेज डिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी गाड़ी के अंदर जो ओडोमीटर लगा होता है वो ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, वो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। तो आपकी गाड़ी कितना लंबा पाथ कवर कर चुकी है टोटल, जब से ही कंपनी से निकली है तब से लेकर आज तक, तो उसका रिकॉर्ड रखता है। डायरेक्शंस का उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता। दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और फिर हम बात करते हैं कि कभी कभी तो जैसे आप सड़क के रास्ते गाड़ी चलाकर जाओगे, तो सड़क के रास्ते गाड़ी चलाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो सड़क का कितना लेंथ कवर करने के बाद आप वहाँ पहुँचोगे, ये जाना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है कि जयपुर से दिल्ली कितना किलोमीटर है, कौन कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से टर्न लेना होता है। इस बात से उन दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। जिस रोड से आपको जाना है इतना किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल 240 किलोमीटर है, तो 240 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, फिर आप वहाँ पहुँचोगे, क्योंकि आप रोड को कवर करते हुए जाओगे। रोड की टोटल लेंथ को आपको मेजर करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप बात करते हो कि आप एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, तो हेलीकॉप्टर से आपको यहाँ पर ये सिटी है जयपुर और कहीं मैप के ऊपर यहाँ पर है दिल्ली। मान लो कि आप हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हो, पर आप बस इतना जानते हो कि हाँ हेलीकॉप्टर से अगर जयपुर से दिल्ली का डायरेक्ट फ्लाइंग लेंथ अगर देखते हो तो वो नियरली 130 किलोमीटर, ओनली 130 किलोमीटर है। पर क्या इतना जान लेना काफ़ी है? क्योंकि जयपुर से अगर आप दिल्ली उड़ने के लिए 130 किलोमीटर चलोगे तो आपके पास में ऑप्शन होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस के साथ में। पर अगर आपका हाफ डिग्री भी डायरेक्शन चेंज हुआ तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्शन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन गलत हुई तो फिर वो पोजीशन भी डिफरेंट होगी। सेम डायरेक्शन
तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलकर आप दिल्ली पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्ट पाथ लेंथ आपकी इंपॉर्टेंट है, दूसरा है प्रॉपर डायरेक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड डायरेक्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपके लिए वहाँ डिस्प्लेसमेंट जानना जरूरी है। तो आपको ये फर्क पता चल गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग टाइप की होती हैं, इसलिए आप इन दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ का डिस्कशन प्रॉपरली विद दियर कैटेगरी पढ़ते हैं। देखो, प्लेस का मतलब होता है पोजीशन, डिस्प्लेस का मतलब हो गया पोजीशन चेंज होना। मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं अगर पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो मैं ये कह देता हूँ कि बॉडी x1 से x2 तक गई है तो x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए एक बात, ये है एक चेंज या कहें वैल्यू ऑफ चेंज इन ए क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला फिजिक्स में ये फॉलो किया जाता है, फाइनल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अगर आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक क्वांटिटी के वैल्यू में कितना चेंज आया है वो आपको मिल जाएगा। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है फिजिक्स में, हर एक क्वांटिटी का डेल्टा इस तरह से ही फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा टी की आपको बात की गई है तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कोई भी इवेंट है उसकी फाइनल टाइमिंग है माइनस स्टार्टिंग टाइमिंग है, उसका डिफरेंस ही ये होता है डेल्टा टी, पीरियड ऑफ टाइम। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कतें कहाँ आती है, दिक्कत तब आती है जब वो डील कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल के साथ में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि डिस्प्लेसमेंट का साइन वो कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म नहीं कर पाते। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, वेलोसिटीज़ का साइन भी प्रॉपर डील करना पड़ता है और एक्सेलरेशन को भी सही से डायरेक्शन के साथ में प्लेस करना होता है, क्योंकि जो इक्वेशंस इन क्वांटिटीज़ में डील करती हैं वो वेक्टर इक्वेशंस होती हैं और वेक्टर रूल्स को फॉलो करती हैं। हमें सबसे पहले इनकी डायरेक्शंस का बिहेवियर समझना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का। यस, नाउ वी do a basic discussion about displacement. Suppose this represents the linear motion of an object. Actually, it is a frame of reference. We take a reference point somewhere on this line. This reference point is used to tell about the direction. With respect to this point, the right direction is called positive direction and the left is negative. If we indicate this axis by x axis, then it is positive x direction and it is negative x direction. On this axis, there is a point A, another point B, a C and a point D. Now we take an object motion 1 starting from point A and approaching to point B. ये एक ऑब्जेक्ट है और ये A से चलकर B पे जा रहा है, तो मैं यहाँ कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मैं इसको कह देता हूँ डेल्टा एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक गया है वो इन्फॉर्मेशन मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ए टू बी गया है ये, तो मैं डेल्टा एक्स ए बी कह रहा हूँ इसे। ये हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर पोजीशन हमने मेंशन नहीं करी है। देखो मैं अगर इसमें मीटर को यूनिट मान लेता हूँ तो मैं ए को मेंशन कर रहा हूँ +20 और बी को मेंशन कर रहा हूँ +50। इसी तरह से ओरिजिन से ये 30 मीटर लेफ्ट में है तो ये -30 मीटर और ये यहाँ पर -60 मीटर सपोज। ओके, यहाँ माइनस इसलिए लगाया कि रेफरेंस के हिसाब से ये लेफ्ट में है और वो राइट में है, तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन। और मैथमेटिक्स में डायरेक्शंस लीनियर मोशन के केस में तो हम डायरेक्शन प्लस और माइनस से ही यूज़ करते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इनको कैसे कैरी करता है। देखिए एक्स बी का मतलब है पोजीशन ऑफ बी, बी का पोजीशन है +50 मीटर। यहाँ पर देखिए पोजीशन है ये, और इस पोजीशन में कितने सेगमेंट्स हैं, एक तो है डायरेक्शन जो कि प्लस या माइनस से आती है, ये है डायरेक्शनल साइन, ये डायरेक्शन के लिए है, और ये है इसका मैग्नीट्यूड। ओके, ये मैग्नीट्यूड है। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड गिव्स अ वेक्टर एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर। देन माइनस एक्स ए, पोजीशन ऑफ ए, दैट इज +20 मीटर, सो इट गिव्स यू +30 मीटर। अब यहाँ पर देखिए प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और 30 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। फिर देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सी से ए पर। ओके, तो डेल्टा एक्स सी ए गिव्स एक्स ए माइनस एक्स सी, दैट इज इक्वल टू एक्स ए है +20 मीटर माइनस एक्स बी है -30 मीटर, इट गिव्स यू ए +50 मीटर। देखिए इसे भी ध्यान से,
फिर है डेल्टा एक्स, हाँ जी डी सी, ये दूसरे ऑब्जेक्ट है, ये तीसरे है। तो मैं डी सी की बात कर रहा हूँ, डी से चलकर सी पर है, तो फाइनली ये है एक्स सी पर और इनिशियली था ये एक्स डी पर। अब ये आ जाता है आपका -30 मीटर -60 मीटर, इट गिव्स यू +30 मीटर। इन तीनों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि तीनों में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की जगह पर प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब है मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब हमें एक रूल ही बना लेना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का साइन पॉजिटिव आता है। एंड नेसेसरीली एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड विथ टाइम। टाइम का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, एज यू नो इट वेरी वेल। सो द प्लस माइनस अपीयरिंग इन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साइन का कभी भी मिसमैच नहीं होता है। इसका उल्टा केस लेके देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बी से ए पर जा रहा है, केस नंबर 4, या फिर केस नंबर 5 ले रहे हैं ए टू सी एंड केस नंबर 6 ले रहे हैं सी टू डी, तो इनके भी डिस्प्लेसमेंट्स निकालते हैं हम। डेल्टा एक्स बी से ए के लिए तो ये आ जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी, +20 मीटर माइनस +50 मीटर गिव्स यू -30 मीटर। डेल्टा एक्स ए टू सी एक्स सी माइनस एक्स ए, that is -30 meter minus +20 meter gives you a -50 meter. What about delta x? C to D is xd minus xc, that is -60 meter minus -30 meter, that is equal to -30 meter. These motions, motion 1, 2 and 3 are just opposite and equal to motion 4, 5 and 6. What do you see in the result? Is the magnitude same? Yes, it is. Same displacement by magnitude, but the direction is opposite. So these negative sign represent that the object is moving towards the negative x direction. तो इसकी velocity की बात करें, so these objects are moving along -x direction. And the important thing is that the velocity will have the same sign. Velocity also negative, displacement is negative, velocity is negative. Negative पॉजिटिव मैथमेटिक्स वाला नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है। यहाँ पर डायरेक्शन के अलावा इनका कोई सेंस नहीं है। ये एक बेसिक परसेप्शन है। अगर ये आपका अच्छा हो गया है तो आगे हमें इतना टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को सही से समझने में। देखो भाई, वेलोसिटी क्या है? बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज displacement divided with time. So v equal to delta x upon delta t. This gives you average value of the velocity. As you know in physics that average value is not accurate value. Average value actually does not need to be very close to actual value. पर फिजिक्स तो प्रिसीजन पे चलती है, तो प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसाइज वेलोसिटी, मैं कहूँ कि एक्चुअल वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी टाइम स्टैम्प पर आपको एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए तो कैसे आएगी? अच्छा, कोई भी गाड़ी चल रही है तो चलती हुई गाड़ी की किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्चुअल स्पीड आपको पता करना हो तो कैसे करोगे? आप उसके ओडोमीटर पे देखोगे, ओडोमीटर की सुई 110 पे है, हाँ हमारी गाड़ी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वही गाड़ी लग दबा के और थोड़ी देर में सुई चल गई 160। यस, इट इज़ रनिंग विद 160 किलोमीटर पर आवर। ये उस टाइम पे इसकी स्पीड है। अगर ब्रेक मार दिया ना 2 सेकंड के बाद में 70 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो उस टाइम पे वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है। उसे नोट करने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? उसे नोट करने के लिए बस इतना सा टाइम, नेग्लिजिबल पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आपका टाइम पीरियड इतना छोटा होना चाहिए कि उसका एवरेज वैल्यू निकालो तो वो एक्चुअली उसके रियल वैल्यू के पास आए। तो जितना टाइम आपको उस सुई को देखने में लगता है, कितना टाइम लगता है? पलक झपकने जितना, वो एक्चुअल उसका वैल्यू है। तो यहाँ फिजिक्स के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना, वो ऐसे आता है। एक्चुअल वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस velocity. Instantaneous velocity is given in case of delta t is negligible. पलक झपकने जितना टाइम, पलक झपकने जितना सा टाइम। डेल्टा
एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तो एवरेज वेलोसिटी का है, लेकिन अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो फिर ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो वी आई इक्वल टू, अब यहाँ पर ये कंडीशन जब अप्लाई होती है ना, एक्यूरेसी आता है। एक्यूरेसी जब भी आता है ना, तो यहाँ ये डेल्टा ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाता है, मीन्स डी एक्स अपॉन डी टी बन जाता है। और ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है एक्चुअल टाइम रेट ऑफ चेंज इन, ये आपको बताता है एक्चुअल टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, और ये होता है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। जो नीचे आता है उसका रेफरेंस होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये एक्स टी ग्राफ इस तरह से, पोजीशन इस तरफ आ रहा है, टाइम इस तरफ आ रहा है, तो जैसे कि ये वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रही है, जैसे कि ये पोजीशन है इस तरह से, इसका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ओके, प्लस एक्स ऊपर की तरफ, माइनस एक्स नीचे की तरफ है, ये है इसका ओरिजिन। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इसका वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट का टाइम एक्सिस के साथ में एंगल देखो, कोई भी ट्राइंगल फॉर्म करो, और कोई भी ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो, उस पर एक टाइम स्टैम्प T1 ले सकते हो, एक T2 ले सकते हो। इस तरफ एक पोजीशन आपका x1 हो जाएगा और इस तरफ दूसरा पोजीशन x2 हो जाएगा। यहाँ से टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका? हाँ, परपेंडिकुलर x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। सो इट गिव्स यू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और अगर नेग्लिजिबल टाइम के लिए लो, यहाँ पर टाइम स्टैम्प अगर नेग्लिजिबल ले लेते हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअली ये जो आपका t है ना, इस पर आएगा। ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी की इक्विवेलेंट हो जाता है, मींस v इंस्टेंटेनियस के लिए, बिकॉज डेल्टा t आपका नेग्लिजिबल है। ये डेल्टा t नेग्लिजिबल का आपको ये तो बहुत बड़ा है नहीं, जिस जगह पर ये कॉन्टैक्ट बिल्डअप हो रहा है ना, उसके लिए अगर जितनी देर तक ये कॉन्टैक्ट रहता है, उसका अगर टाइम आप देखते हो तो वो नेग्लिजिबल है। तो उसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहे हैं। मैग्नीफाई करने का फायदा क्या है कि वैल्यू तो निकाल रहे हैं छोटे से टाइम स्टैम्प पे, और आ रही है एवरेज के फॉर्मूला से। एवरेज का सपोर्ट इजी कैलकुलेशन से मिलता है। तो क्या है जो कि यहाँ पर पता होना चाहिए या। अब खास बात ये है कि वेलोसिटी आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यूज करके। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट में जो प्लस माइनस होगा ना, सेम प्लस माइनस वेलोसिटी में आ जाएगा, सेम प्लस माइनस। इसका मतलब ये है देयर इज नो साइन मिसमैच बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इट मीन्स, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज co-directional. They are always co-directional. They have no conflict of direction between their values. हाँ बंधुओं, हाँ देखिए, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? सिंपली डेफिनेशन तो ये है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल चेंज इन टाइम। दिस इज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू may not be नियर टू एक्चुअल वैल्यू। सो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो हम कहें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए वही कंडीशन आ जाती है। अगर हम टाइम पीरियड नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो ऐसे में आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आता है, वो एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअल वैल्यू देन इज, आपको पता है यहाँ पर ये कंडीशन, ये लिमिट जब अप्लाई होती है तो डेल्टा ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर में ट्रांसलेट हो जाता है, डी वी अपॉन डी टी। ये है एक्चुअल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, देखिए यहाँ से आप आइए, डेल्टा वी का मतलब क्या है? डेल्टा वी, देखो एक्सेलरेशन बिलोंग्स टू डेल्टा वी डायरेक्शन वाइज, वैल्यू वाइज भी डिपेंड करता है। पर डेल्टा टी तो इसको कोई साइन तो नहीं दे सकता, न तो पॉजिटिव दे सकता है ना नेगेटिव दे सकता है, तो इसको साइन कहाँ से मिलेगा? साइन का मतलब यहाँ पर जो साइन है ना, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा वी का जो भी साइन होगा वो एक्सेलरेशन को मिलेगा। मीन्स डेल्टा वी को मैं कह रहा हूँ v2 माइनस v1 मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, अगर मैं ये कह दूँ, जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है v2 ज़्यादा हो और v1 कम हो। हम मैथमेटिकल साइन की बात नहीं कर रहे, स्पीड की बात कर रहे हैं। देखिए, फाइनली स्पीड है वो कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट हो गया स्लो डाउन, मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड है ना वो कम हो गया है, स्लो डाउन हो गया बॉडी। इसको मतलब हम ये कह सकते हैं, इसे यहाँ पर ब्रेकिंग इफेक्ट आया है, ब्रेकिंग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिटार्डेशन हुआ है। देखिए, रिटार्डेशन वर्ड उस सिनेरियो में यूज होता है जब भी ऑब्जेक्ट का स्पीड डाउन आता है। सेकंड केस ये भी तो हो सकता है कि स्पीड आफ्टर ax
बिकम्स हायर देन द इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड अप हुआ है, ये ऑब्जेक्ट स्पीड अप हुआ है, इसकी स्पीड बढ़ी है। सो ऐसे में हम ये कह देते हैं सिंपली इट इज एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पर हुआ है एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ गई तो एक्सेलरेशन बोल देंगे, और अगर स्पीड डाउन हुई है तो उसके लिए स्पेशली रिटार्डेशन वर्ड आ रहा है। ओके, अब ऐसा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जैसे डेल्टा वी से फॉर्मूला में आ रहा है, पर एक्सेलरेशन का कॉज क्या है? एक्सेलरेशन का कॉज आता है यहाँ पर, उसकी भी बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये परसेप्शन भी साथ में चलना चाहिए। हम फिजिक्स में एक टॉपिक को दूसरे से पूरी तरह आइसोलेट करके पढ़ते हैं, बस वही एक चीज़ होती है हमें पीछे घसीट लेती है, इसलिए ज़रा सी छोटी सी विंडो खोलकर उसकी भी बात करेंगे। आपको ये तो अच्छे से सबको पता है F इज इक्वल टू एम। यहाँ पर F जो है ना वो नेट फोर्स है। नेट फोर्स का मतलब हो सकता है बहुत सारी फोर्सेज मुकाबला कर रहे हैं और लड़ झगड़ के उनका जो टोटल वैल्यू बनता है ना इफेक्टिव फोर्स इज नेट फोर्स। सो नेट फोर्स इज अ इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इफेक्टिव और टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो A इज इक्वल टू F अपॉन M। इसका मतलब ये है कि देखो मास का तो नो प्लस माइनस, ओके, नो साइन। मास एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, पर फोर्स वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसके वैल्यू में प्लस आएगा, और अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। एक्सेलरेशन इसी प्लस माइनस को ले लेगा, अगर फोर्स में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो एक्सेलरेशन को भी माइनस मिल जाएगा। यहाँ से इसका साइन आता है। और ये सारी चीज़ें जो अब तक हमने सीखी है, इनको यूज़ करके हम थोड़ी सी एक्सपेंशन टॉपिक को देखें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस सिनेरियोज इन विच एक्सेलरेशन इज को-डायरेक्शनल और अपोजिंग द वेलोसिटी और द मोशन ऑफ द बॉडी। तो सिनेरियो फर्स्ट में मैं ये ले रहा हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन कर रहा है, ऑलरेडी इसका खुद का मोशन है, इस तरफ जा रही है। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस एक्स डायरेक्शन कह रहा हूँ और इसको माइनस एक्स डायरेक्शन कह रहा हूँ, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इन दोनों में तो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, इस पर पीछे से पुश लग रहा है। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हो भाई, एक ट्रॉली इधर जा रही है, उधर ही उसको धक्का दे रहे हैं, तो फोर्स से जो आएगा वो एक्सेलरेशन होगा। मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई? फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी इसी साइन को उठा लेगा कि नहीं? थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, ये है। अच्छा जी, तो यहां पर भी लिख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन इज आल्सो एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब मजे की बात यह है, इन तीनों के साइन में नो मिसमैच, कोई मिसमैच नहीं है। और ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है। रिजल्ट्स क्या होंगे? हाँ जी, नंबर 1, स्पीड अप होगा कि नहीं होगा? एक साइकिल चल रही है, बच्चा पीछे से धक्का मार रहा है, पहले से मोशन उधर है और धक्का मारा तो स्पीड बढ़ती जाएगी साइकिल की। जब तक वो उसको पुश लगाता रहेगा तब तक स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ये भी तो अप होगी, ये भी तो इंक्रीज होगी। तीसरी बात मैं ये कहता हूं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा इसका। फिर बात करते हैं वर्क। अब इसका वर्क कैसा होगा? देखो भाई, वर्क जो होता है ना, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, उसका कोस का वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, और प्लस माइनस जो आता है वो कोस थीटा से आता है। आपको पता है, अगर थीटा, कौन सा थीटा? देखो, फोर्स इस तरफ लग रहा है, मोशन इस तरफ हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल ये 0 डिग्री है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि वर्क कैसा आएगा? कोस 0 डिग्री प्लस 1 होता है, सो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अच्छा, पावर आपको पता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर भी पॉजिटिव होगी। अब ये बात आप याद रखिए, अगर वर्क पॉजिटिव है और पावर, जैसा कि ये दोनों एक साथ ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, तो वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, स्पीड बढ़ती है। अच्छा जी, ये एक सिनेरियो है। मैं सिनेरियो नंबर 2 की बात करता हूँ। सेकंड सिनेरियो की बात ऐसी है कि ये एक ट्रॉली है और ये मूव कर रही है इस तरफ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव, वेलोसिटी ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगी, और फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये चल रही है। तो इस बार बस बात इतनी सी है, फोर्स विल हैव नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन टू। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए कोई मिसमैच नहीं है इन तीनों के बीच,
इनकी तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर सेम पैरामीटर्स एज अबव। ये सारे के सारे देखो, ये सब के सब पैरामीटर्स इसके भी हैं। स्पीड इसकी भी बढ़ेगी, कंटिन्यूसली बढ़ेगी, बस डायरेक्शन नेगेटिव उधर पॉजिटिव है। डायरेक्शन उल्टी होने के अलावा इन पर सारे इंपैक्ट ऐसे होंगे। स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी अप होगी, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। वर्क नेगेटिव नहीं होगा, पावर पॉजिटिव होगी। सिनेरियो नंबर 3, थर्ड सिनेरियो में मैं ये कह रहा हूं, ओके देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, मतलब मोशन इस तरफ है, इस तरफ मोशन है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, एफ इसकी डायरेक्शन ना 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 इस फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो हम सीन ले चुके हैं। दिस टाइम द फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी वही साइन वाला होगा। और जब ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। एक्सेलरेशन का साइन देखिए इनके अगेंस्ट है, यहाँ पर मिसमैच है, यहाँ पर है डायरेक्शन मिसमैच, डायरेक्शन मिसमैच है। तो मैं यहाँ पर क्या रिजल्ट्स हैं वो शो कर सकता हूँ। रिजल्ट्स शो कर सकता हूँ, नंबर 1 ऑब्जेक्ट विल स्लो डाउन, इसका स्पीड कम होगा, स्पीड कम हो जाएगा। सेकेंडली काइनेटिक एनर्जी की बात करें, डिक्रीजेस। थर्ड, हाँ जी, लीनियर मोमेंटम, डिक्रीजेस। नंबर 4 वर्क। यहां देखिए फोर्स और मोशन के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्क W इक्वल टू एफ डी कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री होता है -1, तो ये नेगेटिव वर्क आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। पावर कैसी होगी? पावर विल बी नेगेटिव। देखिए भाई ऐसा है, कोई भी फोर्स अगर काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, स्पीड को कम करता है, लीनियर मोमेंटम को डिक्रीज करता है, नेगेटिव वर्क करता है, तो ऐसे में क्या उसका पावर नेगेटिव बोला जाता है। पावर नेगेटिव बोला जाता है, वर्क नेगेटिव। नेगेटिव वर्किंग फोर्सेज अपोज द मोशन, पॉजिटिव वर्किंग फोर्सेज एनहांस द मोशन। वो मोशन को एनहांस करते हैं, ये एनहांस नहीं करते, ये सप्रेस करते हैं मोशन को, कम हो जा, स्लो हो जा। सिनेरियो नंबर 4, फोर्थ सिनेरियो में मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी चल रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, ऑल्सो velocity will be negative, and the force is acting along the positive x direction. Acceleration resulting from this will also be positive direction, a equal to positive. यहाँ पर भी साइन मिसमैच है। साइन की जगह बेटर वर्ड में यूज करूँ तो डायरेक्शन मिसमैच है। तो डायरेक्शन मिसमैच एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये सारे पैरामीटर्स, ये सिनेरियो 4 के भी हैं। ऑल द अबव इलस्ट्रेशंस। तो देखिए एक तरफ तो ऐसा है, अब आप इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, और देखो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसको तुरंत अपने दिमाग से निकलने नहीं देना है, उसको थोड़ा डाइजेशन करना है भाई, थोड़ा टाइम देना, वो डाइजेस्ट हो जाए, तो डाइजेस्ट होकर तुम्हारी बॉडी में ही रम जाएगा। देखो जब भी फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन सब का साइन सेम डायरेक्शन वाला है, चाहे वो सब के सब पॉजिटिव है, चाहे वो सब के सब नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में स्पीड अप होगा, एक्सेलरेशन है, क्या कहेंगे हम इसे? एक्सेलरेशन। स्पीड अप होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लीनियर मोमेंटम अप होगा, वर्क एंड एनर्जी पावर है ये पॉजिटिव होंगे। दूसरा सिनेरियो जिसमें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में सारे के सारे ऑल टुगेदर, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डायरेक्शन, तो भी ऐसा ही होगा। ये दोनों ही एक्सेलरेशन के केसेस हैं। और थर्ड एंड फोर्थ सिनेरियो ऐसे हैं जिनको हम कह देते हैं दे बिलोंग टू रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है कि फोर्स है ना ओपोज करता है मोशन को, मोशन जिस तरफ हो रही है ना उसके अगेंस्ट फोर्स एक्ट करता है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी अगेंस्ट ही लगेगा मोशन के, और ऐसे में मोशन का लॉस होता है, स्पीड कम होती जाती, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती, मोमेंटम का लॉस होता है, वर्क होता है नेगेटिव, पावर होती है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पावर के फोर्सेस हैं। तो ये आपके सामने है, पूरा का पूरा मैप है, इन चीज़ों का इंटर रिलेशन कैसा होता है। और यहाँ पर आपका वो डाउट जो कि आपकी UAM इक्वेशंस में आपके सबसे बड़ा कांटा है, वो यहाँ निकल जाता है।
मैं आपको वहाँ पर जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो ये बात अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ों की हमने उस टाइम पे बात की थी, और वहाँ पर आपका पेन चलाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका क्वेश्चन करने के लिए। भाई नया नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से चलेगा। ये मेरी गारंटी है कि मैं एक एक चीज़ जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो चीज़ें मैं आपको ईजी से ईजी वे में लेकर आऊँगा, लेकिन मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अपने दोस्तों को भी बताएं। जहाँ तक होगी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ कि वो दोबारा परेशान न करेगा आपको। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, प्लीज़ सपोर्ट में।